मोबाइल रिपेयरिंग पीडीएफ में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। सबसे पहले इसमें नो चार्जिंग प्रॉब्लम को कैसे स्टेप बाय स्टेप ठीक करना है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे देखिए सभी स्टेप को बताया गया है कि थर्ड स्टेप में क्या करना है, फोर्थ स्टेप में क्या करना है, इसी तरीके से पूरा बताया हुआ है। उसके बाद में चार्जिंग का जब ये सारा जो है उसी के बारे में है। नेक्स्ट में आपको कॉम्बो फोल्डर और डिस्प्ले का जो लाइट प्रॉब्लम होता है उसको कैसे ठीक करना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। यहाँ पे बहुत सारा आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएगा और आपको सीखने मिलेगा चार्जर लगाने पर चार्जिंग इंडिकेटर चल रहा है लेकिन मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है तो उस समय आपको क्या क्या चेक करना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए तो बहुत सारे लोगों को पता भी होता है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले बैटरी का वोल्टेज चेक करना है। बैटरी का वोल्टेज 3.7 से लो होगा तब ऐसा प्रॉब्लम होता है। अगर बैटरी का वोल्टेज 3.7 से कम है तो बैटरी को बूस्ट करना पड़ेगा। तो बस सिंपल सा तरीका है। तो इस प्रॉब्लम में सबसे पहला आपको यही स्टेप फॉलो करना होता है। दूसरे स्टेप में अगर मान के चलिए आपने चेक किया और बैटरी का वोल्टेज जो है सही है, 3.7 से ऊपर है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको ऑन ऑफ का जो की होता है, यहाँ पे ये जो की है जो फ्लैक्स में लगा होता है या फिर किसी भी तरह से जो की लगा होगा ऑन ऑफ का, उसको क्लीन करना है। अगर तब भी प्रॉब्लम ना ठीक हो तो आपको ऑन ऑफ की को चेंज करना है। अब यहाँ पे देखिए आपको पूरा फ्लैक्स चेंज करने का जरूरत नहीं है। बहुत सारे भाई हैं जो पूरा फ्लैक्स ही चेंज कर देते हैं। मार्केट में इतना सारा फ्लैक्स आता है, इतना सारा मॉडल का फ्लैक्स है कि बहुत सारे लोग जो है इतना बजट नहीं अपना फंसाना चाहते हैं। नया नया शॉप जिन्होंने खोला है खास करके उनके पास इतना बजट ही नहीं होता है कि वो सभी मॉडल का जो ऑन ऑफ फ्लैक्स है या वॉल्यूम फ्लैक्स है उसको दुकान में रख पाए। तो उनके लिए मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ। आप यहाँ पे जो बटन लगा हुआ है बस ये आप अलग से खरीद के रख लीजिए। 4 तरह का होता है, 2 स्मॉल साइज होता है और 2 बड़ा साइज का होता है। बस आपको ये 4 साइज रखना है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसको चेंज कर देना है। तो ये आप चेंज कर देंगे तो ये प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इस पीडीएफ में सब कुछ समझाया है स्टेप बाय स्टेप। इसमें तो छोटा था, इसमें 2 ही स्टेप में ये काम हो जाएगा। इसके बाद आपको सीखने मिलेगा फेक चार्जिंग प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है। उसमें मैंने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताया कि कौन कौन सा चीज आपको चेक करते जाना है। जैसे डीएमडीपी पर आपको 400 से लेकर 1900 तक के बीच में आपको प्रॉपर जीआर मिलना चाहिए और वोल्टेज जो है 0.3 से लेकर 3 वोल्ट तक मिलना चाहिए। तो इसे मैंने यहाँ पे अच्छे से समझाया है। फुल पीडीएफ अगर आप खरीदेंगे तो 499 में आपको मिल जाएगा, प्लस व्हाट्सएप सपोर्ट भी मैं दे रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट रहे, कुछ भी आपको पूछना रहे तो आपको व्हाट्सएप सपोर्ट भी मिलता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए आपको सीखने मिलेगा अगर चार्जर और बैटरी साथ में लगाने से या डीसी मशीन से मोबाइल ऑन हो रहा है और बिना चार्जर के सिर्फ बैटरी लगाने से ऑन नहीं हो रहा है तब क्या क्या चेक करना होता है। तो सबसे पहले बैटरी का जो रजिस्टर होता है, बैटरी के अंदर एक छोटा सा रजिस्टर होता है जिसको पीएनपी थर्मिस्टर बोला जाता है। उसको आपको निकाल के और वहां पे जंपर से शॉर्ट कर देना है या फिर किसी भी तरीके से आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो जब आप शॉर्ट कर देंगे तो ये प्रॉब्लम ज्यादातर दूर हो जाता है। और दूसरा आईडी और थंब लाइन प्रॉब्लम होता है तो उसको आपको चेक करना है। वो सब कैसे चेक करना है वो सब आगे सब बताया हुआ है। इसमें मैं सिर्फ आपको बताया हूँ कि क्या क्या आपको चेक करना है। तो इस प्रॉब्लम में बस इतना ही करना होता है। अगर आपको सिर्फ ये सब पता रहे ना कि किस फॉल्ट में क्या क्या चेक करना है तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ चुका होगा कि बैटरी और चार्जर दोनों लगाने पे ही मोबाइल ऑन हो रहा है। जैसे आप चार्जर निकाल देंगे तो सिर्फ बैटरी से मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है, तो इसका ये मतलब होता है कि बैटरी में प्रॉब्लम है। देखिए चार्जर लगाने पे ऑन हो जा रहा है, इसका मतलब कि बीपीएच मिल रहा है तो मोबाइल ऑन हो रहा है। सिर्फ बी वेट के पावर से मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है और डीसी मशीन से ऑन हो रहा है। जब आप डीसी मशीन से चेक कर रहे हैं तो मोबाइल ऑन हो रहा है। तो जब भी डीसी मशीन से मोबाइल ऑन हो तो समझिए कि बैटरी में ही प्रॉब्लम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए आगे आपको मिलेगा रीस्टार्ट, हैंग ऑन लोगो और ओनली चार्जिंग लोगो को 20 स्टेप में कैसे ठीक करना है वो मैंने इसमें बताया है। यहाँ पे जो है पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है। ये 20 स्टेप अगर आप सीख लेंगे तो ये तीनों प्रॉब्लम में से कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आएगा 100% वो ठीक होके जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके मैंने पूरा सब कुछ बता दिया है इसमें, यहाँ तक है। नेक्स्ट में आपको टच अगर काम नहीं कर रहा तो उसको 3 स्टेप में कैसे ठीक करना है। बहुत बार क्या होता है कि जो फिंगरप्रिंट का फ्लेक्स होता है वो अंदर से शॉर्ट हो जाता है जिसकी वजह से टच काम करना बंद कर देता है। इस चीज पे बहुत सारे भाइयों का कभी ध्यान जाता ही नहीं है कि फिंगरप्रिंट की वजह से जो मोबाइल का डिस्प्ले का टच होता है वो काम करना कैसे बंद कर सकता है। तो बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों, आप इसको निकाल के तो निकालने के बाद एक बार मोबाइल को रिस्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद आप टच को चेक कीजिए। बहुत बार ये प्रॉब्लम जो है इससे ठीक हो जाता है। तो ये चीज को आपको खास ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको ट्रेसिंग करना है। तो ट्रेसिंग के लिए आपको बोर्नियो का सहारा लेना पड़ेगा। ट्रेसिंग करना आपको अच्छे से सीखना है तो आप मेरा वीडियो कोर्स ले सकते हैं। वीडियो कोर्स में मैंने सभी फोल्ट को, एक एक फोल्ट को कैसे ट्रेस करना है उसके बारे में उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से बताया है। तो वीडियो कोर्स में आपको और भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो आप मेरा वीडियो कोर्स भी ले सकते हैं। अगर आपके पास बोर्नियो नहीं है तो डायरेक्ट आप पहले फिंगरप्रिंट का जो पट्टा होता है उसको निकालने के बाद में टच को चेक कीजिए। और अगर उससे भी ना हो और अगर इनबिल्ड टच है, आजकल बहुत सारे ऐसा फोल्डर आ रहा है जिसके अंदर ही
जो टच है वो इनबिल्ट होता है, उसको आप अलग से नहीं निकाल सकते हैं, आपको डायरेक्ट पूरा फोल्डर ही चेंज करना पड़ेगा। आप देख लीजिए, अगर चेंज करने वाला है तो चेंज कर दीजिए, या फिर आपको टच चेंज करना नहीं आता है तो फिर आप डायरेक्ट फोल्डर ही चेंज कर दीजिए। कस्टमर को काम होने से मतलब होता है, कैसे भी ठीक करके आपको उसको देना होता है। नेक्स्ट देखिए, मैंने यहाँ पे बताया है ऑटोमेटिक फोन स्विच ऑफ का अगर प्रॉब्लम आता है तो उसमें क्या क्या करना होता है। उसमें सबसे पहले बैटरी का वोल्टेज चेक करना होता है, फिर बैटरी कनेक्टर को चेक करना होता है। बहुत बार क्या होता है ना कि वहां पे या तो लूज हो जाता है बैटरी कनेक्टर या फिर कार्बन हो जाता है। तो सबसे पहले एक बार बैटरी का कनेक्टर आप निकालिए और फिर से उसको क्लीन करके फिर से अच्छे से बैठाइए। बहुत बार मैंने देखा है कि मोबाइल कभी ड्रॉप डाउन हो जाता है, यानी गिर जाता है हाथ से, थोड़ा सा भी गिर जाए तो बैटरी किसी किसी का लूज होता है कनेक्टर से, तो वो थोड़ा सा वो लगा रहेगा लेकिन अंदर से लूज हो जाता है। तो आपको फिर से निकाल के और एक बार फिर से अच्छे से बैठा देना है, बहुत बार प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। उसके बाद में आपको स्लीप मोड का जो सेटिंग होता है उसको चेक करना है। बहुत बार हॉल सेंसर जो है वो खराब हो जाता है तो उसको बाईपास करना होता है। बाईपास कैसे करना है वो सब मैंने वीडियो कोर्स में अच्छे से थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से बताया है। उसके बाद नेक्स्ट में आपको चार्जिंग कनेक्टर को क्लीन करना है और पूरा जो पीसीबी होता है चार्जिंग का उसको भी अच्छे से क्लीन कर लीजिए। कई बार इसमें डस्ट हो जाता है जिसकी वजह से भी फोन जो है स्विच ऑफ होता है। लेकिन चार्जिंग कनेक्टर को आपको खास ध्यान रखना है, अगर चार्जिंग कनेक्टर क्लीन करने के बाद भी अगर ना हो रहा हो तो आप उसको चार्जिंग कनेक्टर को चेंज ही कर दीजिए, क्योंकि बहुत बार चार्जिंग कनेक्टर के अंदर जो है बहुत ज्यादा कार्बन हो जाता है और जो ऊपर से दिखता नहीं है लेकिन अंदर कार्बन होने की वजह से वो पिनों को शॉर्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से मोबाइल जो है बार बार स्विच ऑफ हो जाता है। तो इन सब चीजों को आपको चेक करना है। 100% ऑटोमेटिक स्विच ऑफ वाला जो प्रॉब्लम है वो आपका ठीक हो जाएगा। यहाँ पे रीस्टार्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर का कोई काम नहीं है। इस प्रॉब्लम में सिर्फ हार्डवेयर का ही फॉल्ट आता है। अगर रीस्टार्ट का प्रॉब्लम होता है तो उसमें हम सॉफ्टवेयर भी चेक करते हैं। तो नेक्स्ट में देखिए ऑटो रिकवरी मोड। ऑटो रिकवरी मोड कई बार डिस्प्ले पर आपको लिखा हुआ दिखेगा, तो डिस्प्ले पे कभी भी ऑटो रिकवरी मोड लिखा हुआ मिले और रुका हुआ रहे डिस्प्ले तो टेंशन मत लीजिए। बहुत सारे भाई जो घबरा जाते हैं जो पहली बार देखते हैं, तो उसमें आपको वॉल्यूम का जो प्लस बटन होता है, वॉल्यूम का जो पॉजिटिव बटन है उसको आपको चेक करना है। उसको निकाल के एक बार क्लीन करके लगाइए। अगर उससे भी ना हो तो फिर मैंने जिस तरह से बताया था कि की को चेंज करना है, आपको की चेंज कर देना है। पूरा फ्लेक्स चेंज करने का जरूरत नहीं है। की को चेंज करना बहुत आसान है, आप आयरन से आसानी से ही उसको चेंज कर सकते हैं। बस उसको गर्म करके निकाल लीजिए और पेस्ट लगा के उसके में नया बटन रख के उसको और चारों कोनों को अच्छे से सोल्डर कर दीजिए। बस हो गया, वो अच्छे से लग जाता है, उसमें कुछ करना नहीं है। ये भी मैंने वीडियो कोर्स में अच्छे से दिखाया है और सिखाया है। नेक्स्ट देखिए फास्ट बूट प्रॉब्लम। फास्ट बूट प्रॉब्लम कभी लिखा हुआ मिले तो आप वॉल्यूम का माइनस बटन जो है उसको आपको चेक करना है। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों स्लीप मोड फोल्ड को कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करना है और इससे क्या क्या प्रॉब्लम आता है वो सब मैंने यहाँ पे बताया है। फिंगरप्रिंट अगर काम ना करे तो उस समय क्या करना है, यहाँ पे आपको दो चीज ध्यान देना है। कई बार क्या होता है कि फोल्डर जो है वो ओलिड फोल्डर होता है जिसके आगे अंगूठा का निशान लगाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए फोल्डर का फिंगरप्रिंट ना काम करे तो ओलिड फोल्डर लगाना है। सबसे पहले तो अगर ओलिड वाला फोल्डर है तो ओलिड फोल्डर लगाएंगे तभी फिंगरप्रिंट काम करेगा। बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो बोलते हैं कि नहीं मुझे इतना नहीं महंगा लगवाना है, सस्ते में लगवाना है, तो बिना फिंगर वाला भी आप कॉम्बो या फिर फोल्डर लगा सकते हैं। कस्टमर को आप बोल दीजिए कि देखिए अगर आप ये लगाएंगे ओलिड वाला तो बहुत महंगा पड़ेगा और सिर्फ एक काम के लिए अगर आप लगवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं, न तो आप इसमें पैटर्न लॉक मार लीजिए या फिर पिन मार लीजिए, जो भी मारना चाहते हैं। बस फिंगर काम नहीं करेगा, उसके जगह पे आप कोई भी लॉक लगा सकते हैं। तो 90% कस्टमर जो है यही बोलते हैं कि रहने दो, मुझे ओलिड नहीं चाहिए, बस फिंगर के लिए क्या जरूरी है इतना पैसा लगाने का, आप बस एक बढ़िया वाला फोल्डर लगा दीजिए। अगर फोल्डर में फिंगर नहीं है उस मोबाइल में क्या करना है, तो उस मोबाइल में बैक या साइड फिंगरप्रिंट ना काम करे तो ब्रेक के लिए आपको चेक करना है कि कहीं टूटा हुआ तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि ये टूटा हुआ रहता है, तो अगर टूटा हुआ है जंपर करने लायक है तो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है तभी आप जंपर कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप के लिए मैं आपको बता दूं, मैकेनिक का D75 टी न्यू माइक्रोस्कोप में यूज करता हूं, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग जो है वो पूछते रहते हैं कि सर कौन सा माइक्रोस्कोप खरीदें, जो लोग नहीं खरीदे हैं, तो मैं तो यही यूज करता हूं। बाकी देखिए अपना अपना चॉइस होता है किसी का, मुझे ये सबसे बेस्ट लगता है। उसमें क्लियरिटी जो अगर आप इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं तो बहुत अच्छा इसका क्लियरिटी है। तो अगर आपको जंपर करना नहीं आता है, अगर आप इसका जंपर नहीं कर सकते हैं तो फिर डायरेक्ट मार्केट से एक नया लेके आइए फिंगरप्रिंट और उसको चेंज कर दीजिए, तो ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम में जितना प्रॉब्लम है सबको मैंने यहाँ पे सॉल्व करना बताया है। अननोन बेसबैंड का प्रॉब्लम हो गया, नो 4G लिस्ट, 4G नॉट वर्किंग, 4G एरर को कैसे ठीक करना है, 2G नहीं आ रहा, 3G लिस्ट में प्रॉब्लम है तो उसको कैसे ठीक करना है, रेडियो ऑफ का प्रॉब्लम कैसे ठीक करना है। रेडियो ऑफ में देखिए अब ये तो कैसे कैसे ठीक करना वहां पे सब दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है
कि रेडियो ऑफ का अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो इसमें कौन कौन सा वोल्टेज आपको चेक करना है। ज्यादातर वोल्टेज का प्रॉब्लम आता है इन सब चीजों में। देखिए वोल्टेज बहुत जरूरी है, अगर किसी भी सेक्शन में कोई वोल्टेज मिस हो जाता है तो वो सेक्शन जो काम करना बंद कर देता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सभी को अच्छे से बताया, जैसे कि यहाँ पे देखिए रेडियो ऑफ का अगर प्रॉब्लम आ गया या फिर 4G नॉट वर्किंग का प्रॉब्लम आ गया जिसमें 4G सर्चिंग लिस्ट में आ ही नहीं रहा है, आप सेटिंग में जाके जब उसको सर्च कर रहे हैं तो वहां पे सर्चिंग लिस्ट में जो 4G है वो नहीं दिख रहा है, तो उसमें आपको 3 वोल्टेज चेक करना है। इस प्रॉब्लम में 3 सप्लाई आपको चेक करना है। सबसे पहले बीपीएच चेक करना है जो 3.7 से लेकर 4.2 के बीच में होता है। वोल्टेज चेक करना है, यहाँ पे कैपेसिटर होगा जिसपे आपको वोल्टेज चेक करना है, 1.8 मिलना चाहिए। और एक होता है यहाँ पे एपीटी 1.8 से लेकर 3.6 तक इसका वोल्टेज यहाँ पे मिलना चाहिए। 4G आईसी के पास में आपको जो भी कैपेसिटर मिल रहा है उसके आसपास में वहां पे आपको ये 3 वोल्टेज जो है चेक करना है। अगर आपके पास बोर्नियो नहीं है, बोर्नियो है तब तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे, अगर बोर्नियो नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 वोल्टेज आप चेक कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए नो सर्विस में, नो लिस्ट और सर्चिंग लिस्ट एरर के प्रॉब्लम में या फिर लो नेटवर्क के प्रॉब्लम में आपको 2 सप्लाई चेक करना होता है, एक 1.8 एक 1.0 का। ये 2 वोल्टेज पावर आईसी से WTR में जाता है, तो इस वोल्टेज को आपको चेक करना है। चेक करना मैंने बता दिया कि पावर आईसी और WTR आईसी के बीच में लगा है, तो आप जो बोर्नियो खोलेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद में रेडियो ऑफ नो सर्विस 4G नॉट वर्किंग में आपको ये 2 वोल्टेज चेक करना है। यहाँ पे इस कॉइल पे आपको चेक करना है। एपीटी आईसी के बगल में 2 कॉइल आपको मिलेगा जिसपे एक पे बीपीएच मिलेगा और एक पे 1.8 मिलेगा, तो इन दोनों को आपको चेक करना है। उसके बाद में नो लिस्ट, हाफ लिस्ट, लिस्ट एरर, नो सर्विस, रेडियो ऑफ, सर्चिंग मोड प्रॉब्लम, इमरजेंसी प्रॉब्लम, कॉल एंड और नेटवर्क फेल। अगर इन सब में से कोई भी फॉल्ट आता है तो यहाँ पे क्या क्या स्टेप बाय स्टेप चेक करना है वो सब मैंने बता दिया है। इसमें देखिए पूरा स्टेप बाय स्टेप नेटवर्क का A to Z मैंने बताया है सब कुछ, ये सब नेटवर्क का ही सेक्शन है। यहाँ तक इतना सारा चीज अगर आप चेक कर लेते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नेटवर्क फॉल्ट आपसे ना बने। उसके बाद में इंसर्ट से प्रॉब्लम को कैसे 5 स्टेप में से करना है उसके बारे में बताया गया है। पहले आपको सेटिंग को चेक करना होता है, उसके बाद में दूसरा सिम लगा के चेक कीजिए। ये सब बेसिक चीज आपको सबसे पहले चेक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट चेक बेसिक सेटिंग, उसके बाद में डुअल सिम सेटिंग पे जाके आपको ये LTE 5G 4G ये सब जो है, तो सबसे एक बार 4G सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में फिर से LTE सेलेक्ट कीजिए या फिर 5G है तो 5G सेलेक्ट कीजिए, फिर आप देखिए कि नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा। बहुत बार इससे सही हो जाता है। उसके बाद में आपको IMEI नंबर चेक करना है, *#06# से सिम को फॉल्टी होने के लिए चेक करना है। कई बार सिम जो है वो खराब हो जाता है, ऊपर से दिखने में नहीं लगता लेकिन अंदर से वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम आता है। तो आप दूसरा सिम लगा के जब चेक करेंगे, यहाँ पे मैंने पहले बताया इसीलिए कि सबसे पहले बेसिक आपको कर लेना है। तो यहाँ पे दूसरा सिम लगा के चेक करेंगे, उसके बाद में IMEI नंबर चेक कीजिए। बेसबैंड अननोन नहीं होना चाहिए, इसको भी आपको चेक करना है। बेसबैंड को कैसे चेक करना होता है वो सब वीडियो कोर्स में मैंने बताया है। नेक्स्ट सिम कनेक्टर का पिन अगर नीचे दबा हुआ होता है तो उससे भी प्रॉब्लम होता है, तो उसको आपको उठा देना है। बहुत बार क्या होता है कि जो सिम का कनेक्टर होता है इसका कोई एक पिन नीचे की तरफ दब जाता है, तो आप इसको ट्वीजर से या फिर सुई से थोड़ा सा ऊपर उठा दीजिए, ज्यादा जोर से नहीं करिएगा तो टूट जाएगा, तो थोड़ा सा उठा देना है बस। उसके बाद में क्लीन करके फिर से लगाइए। अगर ये प्रॉब्लम होगा तो 100% ठीक हो जाएगा। चेक सिम कनेक्टर GR वैल्यू, सिम कनेक्टर का जो GR वैल्यू होता है वो आपको चेक करना है। यहाँ पे मैंने सब कुछ बताया है। ये जो 6 पिन होता है तो उसको 6 के लिए मैंने बता दिया कि पहला होता है V सिम जिसपे आपको 250 प्लस GR मिलेगा और वोल्टेज चेक करेंगे तो 1.8 वोल्टेज मिलेगा। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि कौन सा पहला है कौन सा दूसरा, तो आप जो लास्ट के चारों पिन है उस पे से लगा के देखिए, कोई ना कोई एक आपको मिल जाएगा। तो V सिम आपका मान के चलिए ये है, V सिम मिल गया, उसमें रीसेट मिलेगा, फिर क्लॉक मिलेगा, फिर ग्राउंड मिलेगा, उसके बाद में NC मिलेगा और डाटा का एक लाइन मिलता है। डाटा का लाइन में देखिए 10K का एक रजिस्टर लगा होता है, इस पर आप वोल्टेज चेक करेंगे तो 1.8 वोल्ट के आसपास मिलेगा और ये जो है CPU से जाकर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा लाइन कहाँ गया होता है। यहाँ पे रीसेट का जो लाइन है वो डायरेक्ट CPU से गया होता है, यानी कि अगर यहाँ पे GR नहीं मिल रहा है 500 प्लस GR यहाँ पे मिलना चाहिए। तो जब आप चेक करेंगे रीसेट वाले पिन पे, जैसे रीसेट वाला पिन था तो यहाँ पे आपको 500 प्लस GR मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे GR मिल ही नहीं रहा है या फिर बहुत लो है तो इसका मतलब ये सप्लाई देखिए डायरेक्ट जो है CPU में गया, इसके बीच में कोई भी कंपोनेंट नहीं है, यानी आपको डायरेक्ट CPU पे ही काम करना पड़ेगा। उसके बाद में इसी तरह से क्लॉक का है, क्लॉक के बीच में भी कोई कंपोनेंट नहीं लगा, वो डायरेक्ट CPU से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए डाटा जो है इस पे कंपोनेंट है, उस पर 500 प्लस GR आपको मिलना चाहिए और साथ में इसके बीच में एक 10K का रजिस्टर लगा होता है। तो ये रजिस्टर बहुत खराब होता है दोस्तों, ये रजिस्टर जो है बहुत ज्यादा खराब होता है, तो इस पे आपको ध्यान देना है। तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो सिम कनेक्टर का जो GR है सब पे आप चेक कीजिए। मान के चलिए अगर यहाँ पे प्रॉब्लम निकला तो इसका मतलब समझिएगा कि या तो ये रजिस्टर खराब है या तो CPU खराब है। लेकिन इस केस में ज्यादातर ये खराब होता है क्योंकि CPU के सेफ्टी के लिए बीच में ये लगा हुआ है, तो इसीलिए ज्यादातर यही कंपोनेंट जो है खराब होता है। देखिए V सिम यहाँ पे 250 प्लस GR मिलना चाहिए और यहाँ पे भी 1K का एक रजिस्टर लगा होता है और कुछ मोबाइल में यहाँ पे NFC लगा होता है बीच में, ये भी एक IC होता है और वो जो है
तब पावर आईसी में गया होता है। यानी अगर इस पिन पे आपको GR ना मिले तो इसका मतलब क्या, तो ये खराब है 1K का रजिस्टर, या तो NFC IC खराब है या फिर आपका पावर आईसी में प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है, लेकिन ज्यादातर इन्हीं दो में प्रॉब्लम देखने को मिलता है। NFC जो IC है इसको आपको रिवोल्व करना पड़ेगा। पहले हिट करके देखिए, हल्का सा हिला के देखिए, उसके बाद में आप इसको रिवोल्व करके देख लीजिए, ये प्रॉब्लम जो है दूर हो जाता है। सिम का डिटेक्शन पिन जो होता है उसको अच्छे से चेक कीजिए कि टच हो रहा है कि नहीं हो रहा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिम डिटेक्शन पिन। इसको मैंने वीडियो कोर्स में बहुत अच्छे से समझाया है, यहाँ पे मैं इसे आपको बता देता हूँ क्योंकि ये PDF है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चेक करना है उसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया है। सिम डिटेक्शन लाइन में कैपेसिटर और रेजिस्टर होता है, तो इसको आपको चेक करना है, इससे आपको पता चल जाता है कि इस लाइन में प्रॉब्लम है कि नहीं है। वो सब वीडियो कोर्स में मैंने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अच्छे तरीके से समझाया है। यहाँ पे देखिए चार्जिंग एरर का फॉल्ट में आपको क्या क्या करना है वो मैंने बताया है, बहुत सारा चीज है। और डेड और शॉर्टिंग में क्या क्या आपको चेक करना है। उसके बाद लो बैटरी एरर को कैसे ठीक करना है स्टेप बाय स्टेप वो बताया गया है। हैंग ऑन लोगो प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है। 6 पोर्ट चार्जर में आपको क्या क्या चेक करना होता है, कैसे आप फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं 6 पोर्ट चार्जर से, ये मैंने यहाँ पे 6 कंडीशन बताया है। जैसे देखिए पावर की प्रेस करने पर 0 से बढ़कर धीरे धीरे 1.6 एम्पर तक जा रहा है, मतलब फोन जो है वो ऑन कंडीशन में है। जब भी आप 6 पोर्ट आई चार्जर होता है उसमें आप जब लगाएंगे मोबाइल को और प्रेस करेंगे ऑन ऑफ, तो उसके बाद में आपको 0 से बढ़कर धीरे धीरे 1.6 एम्पर तक अगर जा रहा है तो इसका मतलब कि मोबाइल ऑन है। उसमें खराबी क्या होगा, या तो ग्राफिक में प्रॉब्लम है, या तो डिस्प्ले के लाइट में प्रॉब्लम है, या तो फोल्डर या फिर जो कॉम्बो है आपका उसमें प्रॉब्लम है। और अगर 1.6 से कम होगा 0 हो जाता है, फेक चार्जिंग प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर डिस्प्ले लाइट या ग्राफिक्स प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से बस इतने से ही आप इन सभी फॉल्ट को आसानी से पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है और उसको आप अच्छे से रिपेयर कर पाएंगे। ये देखिए एक बार में नहीं समझ में आता है तो इसको आप 2 बार 3 बार पढ़िए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पावर की प्रेस करने पर तुरंत अगर हाई एम्पेयर ले रहा है आई चार्जर में, डायरेक्ट अगर हाई एम्पेयर आ रहा है मतलब 200 के प्लस एक ही बार में दिखा रहा है, जैसे मैंने क्या बताया था 0 से बढ़ के धीरे धीरे बढ़ना चाहिए 1.6 तक। लेकिन अगर आपने लगाया और डायरेक्ट एक ही बार में आपका 2 एम्पेयर से ऊपर दिखाने लगा तो इसका मतलब प्राइमरी शॉर्टिंग है उसमें, या फिर चार्जिंग सेक्शन प्रॉब्लम और चार्जिंग आईसी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसमें आपको ये 3 चीज चेक करना है। इसी तरीके से देखिए पावर की प्रेस करने पर अगर 0 आ रहा है मतलब मोबाइल में तो शॉर्टिंग है, शॉर्टिंग के लिए आप रिपेयर करेंगे, या तो बैटरी में प्रॉब्लम होगा, बैटरी में प्रॉब्लम होगा। अगर बैटरी में वोल्टेज ही नहीं है, बहुत कम है, तो आपको बूस्ट करना है, बस बूस्ट कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। बैटरी का वोल्टेज जरूर चेक कीजिए, यहाँ पे बहुत बार इससे प्रॉब्लम होता है, बैटरी बूस्ट करने से प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। बैटरी इंडिकेटर अगर स्टक हो गया है, यानी जो बैटरी का इंडिकेटर होता है जो चलता रहता है अगर वो रुक गया है तो इसका मतलब होता है कि APT IC में प्रॉब्लम है, या तो EMC में प्रॉब्लम है, CPU सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर पहले आप सॉफ्टवेयर करके देख सकते हैं कि अगर सॉफ्टवेयर करते समय बीच में एरर आ गया है तो ज्यादातर ये eMMC का प्रॉब्लम होता है, तो फिर eMMC पे काम करना होता है। नो बैटरी इंडिकेटर, अगर बैटरी का इंडिकेटर दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे क्या था वो रुका हुआ था, स्टक था, यहाँ पे बैटरी का इंडिकेटर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कि पावर आईसी प्रॉब्लम है या तो CPU सेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। डिजिट दिखता है आपको, अगर वो फ्लक्चुएट हो रहा है मतलब बार बार आ रहा जा रहा है तो आप समझिए कि मोबाइल में शॉर्टिंग है। ज्यादातर ये फुल शॉर्टिंग होता है तो आपको फुल शॉर्टिंग रिपेयर कर देना है। तो इस तरीके से आप आसानी से ये नोट्स अपने पास जब आपके पास होगा तो इससे बहुत आसानी से आप मोबाइल रिपेयरिंग कर पाएंगे। बस स्टेप बाय स्टेप आपको ये 6 स्टेप चेक कर लेना है और जहां भी फॉल्ट होगा आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कहाँ पे फॉल्ट है। तो इससे आप डेड मोबाइल जो है बहुत आसानी से बना लेंगे। जो लोग डेड मोबाइल नहीं बना पाते हैं बोलते मैं एडवांस कोर्स कहाँ से करूँ, तो ये सब चीज मैंने अपने वीडियो कोर्स में बहुत ही अच्छे से दिखाया भी है। PDF में आपको नोट्स मिल रहा है और वीडियो कोर्स में आपको देख देख के सीखने मिलेगा। दोनों अगर आप ले लेंगे तो मोबाइल में आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप कोई भी मोबाइल आसानी से रिपेयर कर पाएंगे। तो इसी तरीके से मैंने बहुत कुछ यहाँ पे बताया है, वो सब पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए DC मशीन के बारे में मैंने इसी तरीके से बताया है, एक एक चीज को। बस इतना आप 7 स्टेप इसमें भी है, इन 7 को आप चेक कर लेंगे तो कोई भी मोबाइल आप DC मशीन से आसानी से पता कर लेंगे। ये सब तो बहुत एडवांस लेवल में हो गया। आपको डेड का पूरा मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप LDO को कैसे रिपेयर करना है, VA12 जो है VS2, ये सब चीज को कैसे रिपेयर करना है, एक एक चीज मैंने इसमें बताया है। बहुत डिटेल में इसमें समझाया हुआ है कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्रिस्टल के बारे में है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए सील्ड निकालने के बाद अगर मोबाइल फोन डेड हो जाता है तो उसमें क्या चेक करना है वो भी मैंने इसमें बताया है। बहुत आसान है दोस्तों, लेकिन जिन भाइयों को नहीं पता होता है ना, कई बार सील्ड निकालते समय उसके आसपास में जो कंपोनेंट होता है उसमें से कोई ना कोई कंपोनेंट उखड़ जाता है, जिसकी वजह से सेट जो है डेड हो जाता है। सील्ड निकालने के बाद जो मोबाइल डेड हो जाता है उसको रिपेयर करना मैंने इसमें बताया है। इसके अलावा 5G फोन अगर डेड हो गया तो उसमें क्या क्या चेक करना होता है वो सब मैंने बताया है। यहाँ पे बहुत सारा चीज है। और फिर आगे देखिए हाउ टू रिमूव BPS शॉर्टिंग। BPS में अगर शॉर्टिंग आ गया तो उसको मैंने ट्रिक 1, ट्रिक 2, ट्रिक 3 3 तरीका बताया। इन तीनों तरीकों से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद में हाउ टू रिमूव बग कॉइल का शॉर्टिंग या फिर माइनर शॉर्टिंग, दोनों को निकालना मैंने यहाँ पे बहुत सारा तरीका बताया है। आगे देखिए यहाँ पे मैंने ये सब बताया है। ये सब बहुत
इंपॉर्टेंट। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको अच्छे से पढ़िएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा और बहुत नॉलेज मिलेगा। ये वीडियो देखने के बाद में आप इसको पढ़ लीजिएगा, तो ये सब पढ़िएगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ऐसा बहुत एडवांस लेवल का चीज मैंने इसमें बताया है। यहाँ पे जीआर वैल्यू मैंने सबको बता दिया है, आपको इधर उधर कहीं भी ज्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं है। कहाँ पे कितना जीआर चेक करना है वह सब आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कूल टेस्टिंग में 3 स्टेप चेक करना होता है। तो जिनको हॉट टेस्टिंग, कूल टेस्टिंग नहीं आता है, तो वहाँ पे यहाँ पे मैंने बताया कि कूल टेस्टिंग में आपको क्या क्या चेक करना है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि कूल टेस्टिंग में चेक क्या करूँ, हॉट में क्या क्या चेक करूँ। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया, उन सब चीजों को चेक करना होता है। कूल टेस्टिंग में बताया, यहाँ पे बहुत सारा मैंने तरीका बताया है। यहाँ पे देखिए, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑडियो आईसी, ऑडियो आईसी को कैसे पहचान सकते हैं, ब्लूटूथ वाईफाई आईसी को कैसे पहचान सकते हैं। यहाँ पे मैंने रजिस्टर को चेक करना बताया है, कॉइल को चेक करना, कैपेसिटर को चेक करना, डायोड को चेक करना, बहुत ही डिटेल में समझाया है और बहुत ही आसान तरीके से। जैसे कि मैं डायोड को बता देता हूँ, एक साइड बीप हो और अगर दूसरा साइड 100 से ऊपर वैल्यू आए तब इसका मतलब ओके होता है। तो बस आपको डायोड में एक चीज हमेशा चेक करना है कि एक साइड बीप आना चाहिए और दूसरे साइड में 100 से ऊपर वैल्यू आना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो मिस्टेक करते हैं, ये ध्यान ही नहीं देते कि 100 से ऊपर है कि नहीं। बहुत बार वहाँ पे 30, 40, 50 मिल रहा होता है, तो इसका मतलब होता है कि वो डायोड जो है वो खराब है, क्योंकि 100 से ऊपर ही वैल्यू आना चाहिए। तो सबसे पहला तरीका तो आपको ये याद रखना है कि एक साइड बीप और दूसरा साइड 100 से ऊपर वैल्यू आ गया तो इसका मतलब कि ओके है, अगर नहीं मिला तो इसका मतलब कि प्रॉब्लम है। तो एक लाइन में आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। वो साइड वैल्यू अगर मिल रहा है तो मतलब लीकेज है, क्योंकि दोनों साइड तो वैल्यू मिलना नहीं चाहिए। मैंने आपको बताया एक साइड मिलना चाहिए, एक साइड जो है बीप आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर दोनों साइड वैल्यू मिल रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे भी मिल रहा है दूसरे साइड भी, तो इसका मतलब कि लीकेज है, यानी उसमें से निकल रहा है, दूसरी तरफ से जो है लीक हो रहा है। वो साइड बीप अगर मिल जाए मतलब शॉर्ट है। अगर दोनों तरफ से बीप मिल गया तो इसका मतलब कि ये डायोड जो है शॉर्ट है। दोनों तरफ से शॉर्ट नहीं मिलना चाहिए। अगर दोनों साइड कोई रीडिंग नहीं मिल रहा है या सिर्फ एक मिल रहा है तो इसका मतलब है कि ओपन है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप आसानी से जो है डायोड को चेक कर सकते हैं। 3 चीज चेक करना होता है, शॉर्ट, लीकेज और ओपन। तो हमेशा ध्यान रखिए, डायोड जब भी आप चेक करने जाएंगे तो आपके दिमाग में ये 3 चीज होना चाहिए कि क्या क्या चेक करना है। आपको शॉर्ट चेक करना है, तो सबसे पहले चेक कर लीजिए कि दोनों तरफ बीप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद में लीकेज चेक करना है, दोनों तरफ चेक कर लीजिए कि दोनों तरफ वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर दोनों तरफ वैल्यू आ रहा है तो इसका मतलब लीकेज है। फिर आपको चेक करना है कि दोनों तरफ वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर दोनों तरफ कोई भी वैल्यू नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब कि ओपन है। तो ये 3 चीज आप चेक कर लीजिए। कैपेसिटर में शॉर्ट और लीकेज 2 चीज चेक करना होता है, और कॉइल और रजिस्टर में हमेशा सिर्फ ओपन के लिए चेक करना होता है। चार्जिंग लोगो ब्लिंकिंग प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है वो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। ऑटो चार्जिंग प्रॉब्लम या फिर स्लो चार्जिंग दोनों को कैसे सही करना है वो मैंने यहाँ पे बताया है। बैक लाइट प्रॉब्लम देखिए, जैसे कि डिस्प्ले पे लाइट नहीं आ रहा है या फिर लो लाइट आ रहा है या फिर डिस्प्ले लाइट ब्लिंकिंग हो रहा है, ब्राइटनेस कम ज्यादा नहीं हो रहा है। बहुत बार क्या होता है कि डिस्प्ले का लाइट जो है वो रुका रहता है, आप कितना भी उसको सेटिंग में जाके कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो उसको कैसे ठीक करना है, स्लिप मोड लाइट प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है, व्हाइट डिस्प्ले को कैसे ठीक करना है, वो सबको मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बता दिया है। आपको इतना सारा याद नहीं रहता है कि किस फॉल्ट में क्या क्या चेक करना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कंबाइन करके दिया है, ताकि इनमें से कोई भी फॉल्ट आए बस आप शुरू से लेकर एंड तक जो मैंने बताया है स्टेप बाय स्टेप, बस उनको चेक कर लीजिए। कहीं से भी प्रॉब्लम होगा आपको पता चल जाएगा और इनमें से कोई भी प्रॉब्लम होगा वो ठीक हो जाएगा। जो बहुत सारी चीजें जो मैंने हाइड करके रखा है तो वो सिर्फ पेड वालों के लिए है। फुल पीडीएफ कोर्स का प्राइस है 499 और फुल वीडियो कोर्स का प्राइस है 999। तो अगर आप दोनों चाहते हैं कि आपके पास नोट्स भी रहे और वीडियो कोर्स भी रहे, जिससे आप देख देख के भी सीख सके और नोट से आप आसानी से स्टेप बाय स्टेप याद कर सके, तो फिर आप इन दोनों कोर्स को ले लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।